क्या है, धुलाई वाली। धुलाई वाला को लिखे हैं राजेंद्र बाला घोष। कहानीकार राजेंद्र बाला घोष। प्रकाशन 1907। पत्रिका सरस्वती। पात्र वंशीधर इलाहाबाद निवासी थे। और जानकी देवी वंशीधर की पत्नी एक गृहस्थ महिला थी। नवल किशोर वंशीधर का ममेरा भाई हंसमुख व्यक्ति और नवल किशोर की पत्नी सीता जानकी देवी की बहन, वंशीधर की साली, वंशीधर की सास, वंशीधर की साला, इक्केवाला लाठीवान रेल में एक यात्री। शैली मनोरंजन प्रधान है और विषय काशी और उसके आसपास के जन जीवन व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण। कहानी में देसी धोती और विलायती धोती के माध्यम से अंग्रेजी पहनावे व वस्त्रों के उपयोग पर व्यंग किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहानी को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कहानी समझ में आ जाएगी। कहानी। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया सी लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। और स्थान, जो स्थान आएगा उसको भी आप नोट करते चलिएगा। उस समय दिन के 11 बजे, कितना, 11 बजे, ध्यान दीजिएगा, 11 बजे थे। गोदलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगी। क्या कहकर? सीता सीता। नोट कर लीजिए। क्या है? कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। कितनी बरस की? ये जिसका पूछ लिया गया था एग्जाम में, इसलिए जो अंडरलाइन गोला कर रहे हैं उसको आप याद रखते चलिए या तो नोट करते चलिए। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। आज ही जाना होगा, क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही तो था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता ना। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बस बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते, कहाँ से? कलकत्ता ध्यान रखिएगा, से आ रहे हैं। आगरे, कलकत्ता, आगरा और काशी का जिक्र हुआ स्थान का। अपने आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगलसराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। इलाहाबाद याद रखिएगा। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। क्या कह रहा है? जब हम तुमको विदा करने आए ही हैं तो कल के बदले आज ही चलो, जाना तो आखिर है ना। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाएं। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं। जरूरी ही उनके साथ ही चल जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से और किस से? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज में
चौके में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखा तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मार मर सी गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी ही सही। वह बोली वह बोली खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा तो चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक ने तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखों भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई, रोने स्टार्टिंग कर दी। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान दीजिएगा। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और ससुराल कहाँ है? तो बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज बोलने पर धीमी आवाज में माँ को आदत भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। कितने बजने पर? 1 बजने पर स्टेशन। पूछा जा सकता है कितने बजे स्टेशन का समय था? तो 1 बजे। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने के से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामंदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। इंपॉर्टेंट लाइन। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामंद घेरे रहते हैं, लेकिन छूछे को कौन पूछे। एक कहानी है। सो भी इस समय कही गई। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं। वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। वंशीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। रजब गाड़ी वालों के 1.5 रुपया किराया मांगा। तब कितना रुपया? 1.5 रुपया। अंडरलाइन करती हूँ। किराया मांगा। तब वंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ सवाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस स्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यह कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ही जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपने आंखों अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। कहाँ? सिकरोल के स्टेशन से पहुंचते पहुंचते वो रोना धोना बंद कर चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात कि हम भूल ही गए कहकर पछतासा उठे। इक्के वाले के कान बचा कर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, जो सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कटार स्वदेशी हुए न, यह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा। सही रहेगा तो
ही में। जानकी जरा भों टेक कर बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, यह बुरी है? इतने में स्टेशन की कुलियों ने आ घेरा। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुल्ली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। कितने? 1.5 दर्जे का। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। अथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपने गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल की का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे में देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत में आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो ऐसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझा लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस समय इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई। कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरे में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। कितना? 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अकड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी और कोई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे के हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने उन्हीं ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है। वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौट कर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो इस समय डोढ़ी में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभे जान पड़ते थे। अधिक समय कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी से बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी, तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो ही हो गया सब। अब उसको किसी की क्या परवाह, अपने स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर दिखती रही। फिर स्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मन ही तो नाही आइलन हो, देख रोवल कथरिन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुए है। पहली, दूर ओरही ई जानी गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहू,
कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन कौन गांव उतरबो बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। सब तब पहली बोली, हट, हम पूछेला ना, हम कहाँ उतरबो हो? आए इलाहाबाद सा। दूसरे इलाहाबाद सा बास कौन गांव ही गोइया? पहले, अरे नहीं जनल, प्याग जी जहाँ मनले मकर नहायले जाला। दूसरी, भला प्याग जी काहे न जानी था? ले कही के नाही तोहरे पंच के धर्म के से 4 दाई नहाले चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी अरुण गहन दक्का दक्का लाग रहा उतने तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब अवते जात बटेले बांटने फून रह, यह साहित्य सो तो विचारो विपत में न पड़ल बाटिनी हे हम पंचाहट है। राजघाट टिकस कटियुली मोंगल के सराय उतरले घोंदे पुनः चढ़ेला। दूसरी, ऐसे एक दाएं हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे नहीं रही। द कोने टेटिसनिया पर उकर मलिकवा उतरी से ही जुरतहिया गड़ियाँ खुली। अब भैया उर गरा फाड़ फाड़ नरी आया। ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया तहनाती काहे के खड़ी होए? पहली, ऊ मेहरवा बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेली कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पहले बाद नहीं है साहेबवा, सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसलिया ले। अरे यूं तो नाही कि दूर से आवत रहने, फरागत के बंदे उतरने। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो न कहा गईया। तीसरी, हम देख रही हो मजे टोपी देहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर यू बैठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नायक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा। दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग स्त्रियां हैं जो ऐसा ही है, जो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। वंशीधर के इन बातों में उन स्त्रियों के वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नहीं भैया, हम बच्चे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय? इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई उस बेचारी को सहारा मिलते दुख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय के कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फारसी छीट की धुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर वंशीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती, पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना होगा। और जो भी कोई न आया तो क्या करूँगा? जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, का भैया, जो कहूँ बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला? अरे ओकर नाही चाहत रहा कि मेहरुआ के तो बैठा दिलेन और अपुआ तउन टिकट ले के चल देलेन। किसी आदमी के यहाँ तक दौड़ मारी कि रात का वंशीधर इनसे जेवर छीनकर
रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया। यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया उस स्त्री के पास बिठाकर अपने जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े। पर वंशीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर वंशीधर घबराया। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरे आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाली को आते देखा। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या तो सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं टेढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुन वंशीधर प्रश्न हुए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे गुणगान के संग पहली ही बार रेल में आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था। तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर डर किस बात का था? तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई से विरासत ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। कहानी बहुत मज़ेदार था साथियों। मुख्य कथन है और कुछ बिंदु है जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। कहानी आरंभ होती है कहाँ से? तो काशी से। और कहानी समाप्त होती है तो इलाहाबाद में समाप्त होती है। धुलाई वाली का अर्थ कपड़े का मोटा चादर जिसे नवाए तो ओढ़ते हैं। ये नहीं, ये फिर इम्पोर्टेंट है कि आज उस समय दिन के 11 बजे थे। कितना टाइम हो रहा था? तो 11 बजे। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।